देखिए आरजी कार हॉस्पिटल कोलकाता में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर नाइट में अपना काम कर रही थी। इनकी बात अपने माता पिता से रात के 11 बजे लास्ट टाइम हुई थी। उसके बाद ये लगातार काम में लग जाती हैं। अगले दिन सुबह जब 8 बजे के करीब उनकी माँ उनको फ़ोन लगाती है तो उनका फ़ोन नहीं उठता है। कॉल पे कॉल चली जाती है पर उस तरफ से कोई कॉल नहीं उठाता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी पिछले 36 घंटे से काम में लगी हुई थी, पिछले 36 घंटे से शिफ्ट में थी और अब उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा था। अब कुछ समय बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ये लोग अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं पर उन्हें करीब करीब 3 घंटे तक बाहर खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें अपने बेटे की डेड बॉडी भी देखने को नहीं मिलती है 3 घंटे तक। और जब 3 घंटे बाद जब फाइनली उन्हें देखने दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे शरीर पे इंजरीज थी। जो चश्मा पहनती थी उसका कांच उनकी आंखों में गड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी आंखें ब्लीड कर रही थी। उस टाइम पे उनकी बॉडी सेमी नेक्ड थी और उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा इंजरीज के निशान थे। इतना ही उनके गले पे भी गले दबा के मारने के निशान थे। और देखने के बाद उनकी माता पिता ने कोई भी देख के यही कहेगा कि ये सुसाइड नहीं है। तो ऑब्वियसली इनके साथ क्या हुआ ये तो हर कोई जानता है, पर आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये सब हुआ क्यों, कैसे और आखिर इसके पीछे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स और इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट कैसे चल रहे हैं। आखिर इसमें सिस्टम का और ख़ास करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे देश की पॉलिटिक्स का क्या हाथ है, सब जानेंगे। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करना। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये 36 घंटे की शिफ्ट किया करती थी और इनके फादर ने जो सीबीआई को रिपोर्ट दी उस हिसाब से इन्होंने बताया कि इसकी वजह से इनको अपने कॉलेज टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। ये कॉलेज भी जाया करती थी और कई कई टाइम पे इन्हें 36 घंटे की अपनी काम पर शिफ्ट भी लगानी पड़ती थी। उनके फादर ने ये भी बताया कि कभी कभी जब उनकी वहाँ पर ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी तब भी उनकी 36 घंटे की शिफ्ट और खासकर नाइट शिफ्ट लगा दी जाती थी। इसी वहाँ उस दिन भी वो काम कर रही थी और रात के 11 बजे के बाद जब उनकी आखिरी बार उनकी माता से बात होती है और वो कॉल करने के बाद थोड़ा समय बाद वो वहाँ पे सो जाता है। रात के करीब करीब 3 बजे उनको उनका इंटर्न उठाता है और उनको सेमिनार हॉल की तरफ जाने के लिए कह देता है। और जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस हिसाब से यही कहा गया है कि इनके साथ जो एक घटना हुई है वो 3 बजे से लेके 5 बजे सुबह के इसी टाइम के बीच में हुआ है। जिस हिसाब से इनके फादर ने सीबीआई को और पुलिस को अपनी रिपोर्ट दी है, अपना बयान दिया है, उस हिसाब से इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वहाँ के डॉक्टर और इंटर्न जितने भी थे उन सबका भी हाथ था। कई सारी रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि वहाँ पे जो एक इंटर्न था वहाँ की उनकी एक जीएफ की लड़ाई इनके साथ हो जाती है, जिसकी वजह से अपना बदला लेने के लिए ये उनके हाथ तक बांध देती है उन रेपिस्ट के सामने, जिसकी वजह से वो जितने भी रेपिस्ट हैं इनका गैंगरेप कर सकें। अब इनके साथ ये गैंगरेप हुआ ये सच बात है, क्योंकि इनके अंदर सीमन इतना ज़्यादा पाया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि अगर 3-4 लोग या फिर इससे ज़्यादा भी लोग अगर बार बार इनके अंदर एजैकुलेट करते तब भी इतना ज़्यादा सीमन इकट्ठा नहीं हो सकता था। इसका मतलब इनके साथ कई सारे लोगों ने एक साथ गैंगरेप किया है। हालांकि इंटरनेट पे जितने लोग बता रहे हैं वो 10 है और शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इतना सब होने के बाद इनके साथ गैंगरेप करने के बाद जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं उस हिसाब से उन लोगों ने बूट पहन के इनकी पीठ पे चले हैं। इनकी पेल्विक बोन भी तोड़ दी गई, इनकी ब्यूटी बोन जो कॉलर बोन होती है वो भी तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, इनका स्कल की बोन भी तोड़ दी गई और इनके नेल्स भी काट लिए गए और निकाल दिए गए, उखाड़ दिए गए। और इतना सब करने के बाद इनकी गला दबा के हत्या कर दी गई। जैसे ये सारी रिपोर्ट जब इंटरनेट पे चली जाती हैं और जब न्यूज़ मीडिया में आती है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। खासकर जिस हिसाब से इनका मर्डर किया गया और जिस हिसाब से इनका गैंगरेप किया गया उस हिसाब से, और इस चीज़ को सुन के सबसे ज़्यादा लोग गुस्सा हो जाते हैं। इसको कंपेयर करने लगते हैं निर्भया केस से जो दिल्ली में हुआ था और उसको निर्भया 2 का नाम देने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा आउटेज इंडिया में हर जगह देखा जाता है, इंडिया में नहीं काफ़ी बाहर भी देखा जाता है। हर जगह इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगते हैं और हॉस्पिटल के कुछ कलीग्स भी जो डॉक्टर्स थे वो भी कर रहे थे जस्टिस मांगने के लिए कि जो लोग भी इनके रेप में जुड़े हुए उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे मॉब आ जाता है। मॉब किस चीज़ का, एक झुंड आता है करीब करीब 60 से 70 और उससे भी ज़्यादा लोगों का, जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में आके उन डॉक्टर्स को, नर्सेज को, इंटर्न्स को सब मारने लगते हैं, घर वगैरह तोड़ने लगते हैं, हॉस्पिटल पे भी हमले करते हैं, खिड़कियाँ वगैरह तोड़ देते हैं, गाड़ी वगैरह तोड़ने लगते हैं। और इसके बाद जब वहाँ पे पुलिस आती है तो उसमें से कई सारे लोगों को पकड़ भी लिया जाता है। ये सब चीज़ें दिखाता है कि वहाँ का सिस्टम और वहाँ के लोग किस कदर से काम कर रहे हैं। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूँ कि वेस्ट बंगाल की इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी, और वहाँ पर टीएमसी की सरकार है। और पिछले कई सालों से कई टाइम से यही देखा गया कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। कहीं उनके कुछ विधायक या फिर छोटा सा मंत्री भी ये सब करने लगता है। एक छोटे से मंत्री की भी पूरे गांव में और उसके पूरे ज़िले में बहुत ज़्यादा दहशत होती है, क्योंकि उसके गुंडे आएंगे और उनका बलात्कार करके चले जाएंगे। ये सब वहाँ पे होता रहता है। और इसके खिलाफ जब
न्यूज़ बहुत ज़्यादा उठने लगी और ममता बनर्जी का कहीं जवाब नहीं आया, तो ममता बनर्जी ने अपने आप को ही विक्टिम बना लिया। वो लोगों के साथ खुद प्रोटेस्ट करने लगी और आवाज़ उठाने लगी, पर यही पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर आवाज़ उठाना किसके खिलाफ चाह रही हैं। आखिर जो कुछ भी हुआ तो वो उनके स्टेट में हुआ, और खास करके अगर चीफ मिनिस्टर ही होते, मिनिस्टर ना होते तो चलो हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन भी कर देना चाहिए था, पर यहाँ पे तो हेल्थ मिनिस्टर भी खुद हैं, होम मिनिस्टर भी खुद हैं और चीफ मिनिस्टर तो खुद हैं ही। फिर ये प्रोटेस्ट आखिर किसके खिलाफ हो रहे हैं? अब ये तो होगी प्रोटेस्ट की बात, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आउटरीच देखा गया। कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ ट्वीट्स किया, कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, कई सारे पॉलिटिशियन ने भी की, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, पर कहीं ना कहीं कई सारे लोग इसके पीछे रह गए, जैसे कि लेफ्ट मीडिया, जैसे कि लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियन थे जो इसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए, जिसके ऊपर जो लोग बोलना ही नहीं चाहते थे। और कई बार जब इनको ट्रोल किया गया, गाली पड़ने लगी, तब जाके कहीं इनके तरफ से कहीं जगह एक ट्वीट निकला। और इतना ही नहीं, जो लोग भी इनको ट्रोल कर रहे थे और इनके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर पे, क्योंकि इन्हें कुछ भी अपने ऊपर नहीं सुनना है। इनकी पुलिस, इनके लोग हमेशा उन लोगों को पकड़ने के लिए तो पहुँच जाते हैं जो इनके ऊपर मीम बनाते हैं, इन्हें ट्रोल करते हैं, ममता बनर्जी से कुछ कहते हैं, उन्हें तो बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है। पर जब ऐसा कुछ होता है तो उन्हें खुली छूट दे दी जाती है। गलती कहीं सिर्फ एक ही नहीं है, हर जगह हमारे देश में ऐसा ही देखा जाता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह ऐसा ही देखा जाता है। और हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि जो इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करता है या फिर उसको फॉलो करता है, तो उसके खिलाफ एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाता है। वो हर जगह होता ही है, चाहे वो हाथरस हो या फिर वेस्ट बंगाल कोलकाता हो। हर बार यही होता है कि कुछ लोग कैंडल लेके निकलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद कुछ समय बाद, 1 महीने बाद ये सब बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा कि ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही कुछ इस टाइप से बन चुका है। देखिए, अगर आपको ये लगता हो कि अगर ये सब करने से हमारे देश का सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर होगा भी कैसे, क्योंकि हमारे देश में इस टाइम पे जितने भी पार्लियामेंट में सांसद बैठते हैं, उनमें कई ज़्यादा तो ऐसे खुद पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर रेप चार्जेस और मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, फिर भी वहाँ की जनता उनको सेलेक्ट करती है, उन्हें इलेक्ट करती है और उठा के पार्लियामेंट में बैठा देती है। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में भरे हुए हैं, या फिर ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में ही ऐसा होता है, हर जगह सेम प्रकार के लोग हैं। ऐसा होने के बाद अगर आपको 1% की भी उम्मीद हो कि इनके खिलाफ जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा फांसी चढ़ा दी जाएगी, पर आपको ऐसा लगे कि सिस्टम चेंज हो जाएगा और अच्छे रूल लेकर आएंगे जिसकी वजह से जो रेपिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों से डरें, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ, पर चाहता तो हर कोई है, पर जब तक ऐसे लोग हैं तब तक मेरे ख्याल से कोई करेगा नहीं। तक बात रही कोलकाता की इस रेप केस वाली, ये बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है और काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक घटना है हर इंसान के लिए, खास करके जब ऐसा एक 31 साल की महिला के साथ जो कि अच्छे से काम कर रही थी, पढ़ लिख रही थी और डॉक्टर भी थी। और इतना ही नहीं, जो कई सारे लोग बता रहे हैं जिन लोगों ने उनका रेप किया वो भी कहीं ना एक डॉक्टर थे और इंटर्नशिप में थे वहाँ पर डॉक्टर पीजी में। और आखिर अगर पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करने लगे तो आप सोच सकते हैं मेंटलिटी इंसान की कहाँ तक जा रही है।